नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चुनाव और प्रतिनिधित्व की। आज हम चर्चा करेंगे अपने चुनाव और प्रतिनिधित्व को। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चुनाव और प्रतिनिधित्व ये हमारी 11वीं क्लास के सीरीज की है, जिसमें हम तीसरे चैप्टर में पहुंचे भारतीय संविधान, सिद्धांत और व्यवहार में। तो आज हम चर्चा करेंगे चुनाव और प्रतिनिधित्व की। सबसे पहले हम बात करते हैं चुनाव की। चुनाव क्या होता है, सामान्य शब्दों में समझिए कि चुनाव क्या होता है। चुनाव जो है एक ऐसी व्यवस्था है जो हम बेस्ट से बेस्ट के लिए करते हैं, अच्छे से अच्छे के लिए करते हैं। चुनाव वो प्रक्रिया है, यानी सामान्य शब्दों में यूँ कह लीजिए चुनने की प्रक्रिया। इसको चुनना कहते हैं कि क्या चीज़ बेहतर है जो हमें मिले, बेहतर को ढूंढने का प्रयास, हम ये भी कह सकते हैं चुनाव को। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है, चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव या निर्वाचन करते हैं, जो देश के शासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनाव एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव या निर्वाचन करते हैं, जो देश के शासन और प्रशासन में एक सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चुनाव की परिभाषा की बात करें, चुनाव की व्यवस्था हमारे संविधान में भाग 15 में करी गई है। भाग 15 और अनुच्छेद की अगर हम बात करें तो 324 से लेकर 329 के अंतर्गत चुनाव की बात कही गई है। इस पे वीडियो मैंने कल रात में लाइव आया था, मैं लाइव क्लास ले रहा था, लेकिन किसी कारणवश ये लाइव क्लास सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि टेक्निकल इशू बार बार आ रही थी, इंटरनेट की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं आपको ये रिकॉर्डेड क्लासेस उपलब्ध करवा रहा हूँ। और इस रिकॉर्डेड क्लास में हम जानेंगे चुनाव और प्रतिनिधित्व को। तो चलिए आते हैं वापस अपने टॉपिक के ऊपर, चुनाव और प्रतिनिधित्व, जो भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के अंतर्गत बात करी गई थी। तो ये तो हमने जान लिया कि चुनाव क्या होता है, हमने समझ लिया कि चुनाव होता है क्या है। एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत हम अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं, और हम ऐसे प्रतिनिधि को चुनते हैं जो हमारे देश की शासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं हमारे शासन और प्रशासन के अंतर्गत। अब हम बात करते हैं हमारे चुनाव में जो हम चुनते हैं उसकी प्रक्रिया क्या है, उसकी क्या क्या व्यवस्था है, कौन कौन सी व्यवस्था है चुनाव करवाने की, तो जान लेते हैं इसको भी। तो हमारे पास जो है वो 2 प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। चुनने की जो व्यवस्था है हमारे पास 2 प्रकार की है। सबसे पहला तो जो है वो है हमारे पास जो जीता वही आगे, जो जीता वही आगे, जानेंगे हम इसको भी। दूसरा जो है हमारे पास वो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। समझते हैं दोनों को क्या होता है। जो जीता वही आगे को सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या होता है जो जीता वही आगे। सामान्य शब्दों में दिया गया है जो जीता वही आगे, यानी तो सामान्य शब्दों में समझिए कि जिसके ज़्यादा वोट प्रतिशत है वही जीतेगा, उसी की सरकार बनने ही जाएगी। जिसके सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत है, जो जीता वही आगे की व्यवस्था भारत चुनाव व्यवस्था के अंतर्गत अपनाई जाती है। पहला पॉइंट जो है इसका, ये सारे जितने भी भौगोलिक क्षेत्र हैं उसको छोटी छोटी इकाइयों में
छोटी छोटी इकाइयों में परिवर्तन, इकाइयों में बांटता है जिसे हम क्या कहते हैं, जिला या निर्वाचन क्षेत्र। आपने देखा होगा निर्वाचन क्षेत्र, कई बार चुनाव के बैनर पे, पोस्टर पे देखा होगा निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, जिसे हम कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र। दूसरा पॉइंट, इसके अंतर्गत जो मतदाता वोट करता है किसको, प्रतिनिधि को। मतदाता वोट करता है प्रतिनिधि को। तीसरी महत्वपूर्ण बात इसमें, अगर इस प्रक्रिया के तहत हमें जीतना है तो हमारा वोट प्रतिशत होना चाहिए 50 प्लस में 1%, 50 प्लस में 1% हमारा वोट प्रतिशत होना चाहिए। चौथी बात, इसके अंतर्गत जो नागरिक चुनता है वह किसे चुनता है, अपने प्रतिनिधि को चुनता है। किसे चुनता है, अपने प्रतिनिधि को चुनता है, प्रतिनिधि को चुनता है। ये 4 पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट कि जो जीता वही आगे में छोटी सभी भौगोलिक क्षेत्रों को, पूरे देश को छोटी छोटी इकाइयों में, जिसे जिला निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है, उसमें बदल देता है। और उसमें बदलने के बाद उसको निर्वाचन क्षेत्र या जिला कहता है। दूसरी बात कि मतदाता जो इसके अंतर्गत वोट करता है, जो अपना मत डालता है मतदाता, वो प्रतिनिधि को करता है। वोट जो करता है वो अपना प्रतिनिधि को करता है, ना कि पार्टी को। तीसरी बात, अगर इसके अंतर्गत जो जीता वही आगे के अंतर्गत सरकार बनानी है तो 50 प्लस में 1% होनी चाहिए आपके पास। और चौथी बात कि इसके अंतर्गत जो चुनता है प्रतिनिधि को चुनता है, ये तो मैंने बात कह दी है। यानी इसके अंतर्गत एक और बात ये है कि हर एक निर्वाचन क्षेत्र से सिर्फ एक ही मतदाता, यानी एक ही प्रतिनिधि विजयी होता है। यहाँ पे ये बात गलत हो गई कि यहाँ पे हर एक निर्वाचन क्षेत्र से एक ही प्रतिनिधि को जीत मिलती है। नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये और ये दोनों बात एक ही हो गई है। तो चौथी बात ये है कि हर एक मतदाता जितने भी निर्वाचन क्षेत्र से, वहां से सिर्फ एक ही प्रतिनिधि विजयी होता है। जो जीता वही आगे में, जो जीता वही आगे। मैं आपको फिर दोबारा समझा रहा हूँ। सबसे पहली बात कि पूरे देश को छोटी इकाइयों में बदलता है, जिसे जिला या निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। दूसरी बात कि मतदाता इसके अंतर्गत वोट करता है प्रतिनिधि को, और इसमें प्रतिनिधि विजयी होता है, ना कि पार्टी विजयी होती है। तीसरी बात, 50 प्लस में 1% का आंकड़ा होना चाहिए किसी भी प्रतिनिधि को विजयी होने के लिए। चौथी बात कि हर एक जिले से सिर्फ एक ही प्रतिनिधि विजयी होता है। तो ये तो बात कर ली हमने किसकी, ये बात कर ली हमने जो जीता वही आगे की। अब हम बात जो करेंगे, अब जो हम बात करने वाले हैं वो करेंगे प्रतिनिधित्व की। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होगा वो किसी भी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक माना जाता है, एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। बड़े भौगोलिक क्षेत्र को एक माना जाता है, यानी एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। उस क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है। दूसरा कि इसमें कई प्रतिनिधि जीत सकते हैं, प्रतिनिधि जीत सकते हैं। तीसरी बात इसमें कि इसके अंतर्गत जो मतदाता वोट करता है, इसके अंतर्गत मतदाता वोट करता है
मतदाता वोट करता है वह पार्टी को करता है, वह पार्टी को करता है, ना कि प्रत्याशी को। चौथी बात, इसमें विजयी उम्मीदवार वोटों के प्रतिशत से विजय होता है, यानी जिसके जितने ज़्यादा वोटों के प्रतिशत होंगे वह विजयी कहलाएगा। यानी वोटों के आधार पर, वोटों के आधार पर यहाँ पे कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि 50+1% वाला, यहाँ पे ऐसी व्यवस्था है ही नहीं कोई। यहाँ पे अगर किसी के, मान लीजिए, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के, ए के व्यक्ति के 45 वोट मिले, बी के 44, सी के 33 और डी के 42। यहाँ पे किसी के भी 50+1 वोट नहीं होंगे, तो यहाँ पे 45 वाला विजयी कहलाएगा। कहाँ पे? समानुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत। इन चीज़ों को दोबारा समझाता हूँ क्योंकि ये चीज़ समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ये व्यवस्थाएं जो है कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होती है, जो जीता वही आगे क्या होती है। ऐसे समझिए आप, ये जो जीता वही आगे, जो जीता वही आगे, और ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व। सबसे पहले हम बात करते हैं जो जीता वही आगे के। जो जीता वही आगे में जो है वो हर एक निर्वाचन क्षेत्र में, हर एक निर्वाचन क्षेत्र मानता है वो, यानी 1, 2, 3, 4। जो जीता वही आगे के अंतर्गत 4 निर्वाचन क्षेत्र है जिसे वह जिला या निर्वाचन क्षेत्र कहता है। दूसरी बात कि यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे वोट करता है तो वोट वो करेगा 1 नंबर को या 2 नंबर को या 3 नंबर को या 4 नंबर को। या तो वो 1 नंबर वाले व्यक्ति को करेगा या 2 नंबर वाले प्रत्याशी को करेगा या 3 को या 4 को। यहाँ पे पार्टी को वोट नहीं करेगा, यहाँ पे वह पार्टी को वोट नहीं करेगा। ये बात ध्यान देने योग्य है। यहाँ पे वह पार्टी को वोट नहीं करेगा, यहाँ पे वोट करेगा तो किसको? प्रत्याशी को, प्रत्याशी को वोट करेगा। अब इस प्रक्रिया के तहत जो अगला प्रावधान है वो 50+1% का है। मान लीजिए कि 100 है और 100 सीटें हैं तो 51 पे किसी की सरकार बनेगी। यानी अगर 1 नंबर वाले के अगर 51% वोट हो रहे हैं तो यह विजयी हो जाता है, इसकी सरकार बन जाती है। जो जीता वही आगे की कंडीशन बता रहा हूँ। और यह है समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ये इसने पूरे क्षेत्र को सिर्फ एक माना है, एक निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ पे पूरे क्षेत्र को इसने बांट दिया और इसने 4 निर्वाचन क्षेत्र बना दिए, जो जीता वही आगे के अंदर है। लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व में ऐसा नहीं होता है। समानुपातिक प्रतिनिधित्व में पूरे को एक माना जाता है और इसके अंतर्गत प्रत्याशी जो है वो कई आ सकते हैं, कई प्रत्याशी आ सकते हैं। यहाँ पे जैसे A, B, C, D, E, F, G, ये 6 प्रत्याशी हैं। ये जो प्रत्याशी हैं ये चुनाव लड़ सकते हैं इस निर्वाचन क्षेत्र में और विजयी हो सकते हैं। यहाँ पे जरूरी नहीं, यहाँ पे एक और चीज़ जरूरी है कि यहाँ पे सिर्फ हर एक निर्वाचन क्षेत्र से सिर्फ एक ही व्यक्ति प्रत्याशी बनेगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे एक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रत्याशी विजयी हो सकते हैं। यहाँ पे 50+1 वाली कंडीशन भी नहीं है कि 50+1% वोट होना अनिवार्य है वरना किसी की सरकार नहीं बनेगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुमत के आधार पर है कि 100 का है, जिसका सबसे ज़्यादा होगा। यानी मान लीजिए कि 100 का बहुमत है और ए वाले के आ गए हैं 33, बी वाले के आ गए हैं 40, सी वाले के आ गए हैं 22, 3, 2, 5, 4, 9 और डी वाले के आ गए हैं 5। 100 का आंकड़ा हो गया पूरा, 100 का आंकड़ा पूरा हो गया। 4, 3, 7,
2 9 हो गया 100 का। लेकिन यहाँ पे जो किसी के लेकिन 50 प्लस में 1 नहीं है, लेकिन समानुपातिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत जो विजयी होगा वो बी होगा, क्योंकि उसके 40 बहुमत हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया ऐसी है, जटिल प्रक्रिया है लेकिन हमें समझनी जरूरी है। जो जीता वही आगे, 50 प्लस में 1। समानुपातिक प्रतिनिधित्व कोई प्रक्रिया नहीं, जिसके सबसे ज्यादा बहुमत प्रतिशत होगा वही विजयी होगा। अब बात कर लेते हैं हम इसके लाभ और हानि के लिए। ये जो प्रक्रिया होती है हमारी, जो जीता वही आगे, ये काफी कम समय की है, काफी कम समय। ये तो इसके लाभ हो गए काफी कम समय की, लेकिन इसकी जो हानि है वो ये है कि इस प्रक्रिया के तहत जो 50 प्लस में 1 की अगर सरकार बनाई जाती है, कोई प्रत्याशी चुना जाता है, तो बाद बाकियों ने भी तो वोट किए होंगे। 49% मतदाताओं ने जो वोट किया, क्या उनका वोट प्रतिशत बेकार चला गया? क्या उनका जो वोट है वो सही नहीं हुआ? तो उनका तो वोट बेकार हुआ, क्योंकि सरकार तो 50 प्लस में 1 की बन रही है। तो जो 49% वोट जो बच रहे हैं वो भी तो किसी ने दिया होगा, किसी मतदाता ने, उसने भी तो वोट किया होगा किसी प्रत्याशी को, तो उनके वोट जो है वो इस प्रक्रिया के तहत खराब हो जाते हैं। दूसरी हानि इसमें यह है कि अगर किसी ने जादुई आंकड़ा नहीं छुआ, अगर किसी ने 50 प्लस में 1 की जादुई आंकड़ा को नहीं छुआ, तो वह जो चुनाव है फिर दल बदल पे आ जाता है कि इतने प्रतिशत आप उससे लीजिए, और शायद सहमति बने ना बने, सरकार दोबारा निर्वाचन करवाना पड़ता है चुनाव आयोग को। और अगर समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो इसकी हानि है कि काफी पेचीदी प्रक्रिया है इसके अंतर्गत, और ये जो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है इसके अंतर्गत काफी समय लगता है, इस प्रक्रिया के तहत काफी समय लगता है। लेकिन इसका एक प्रॉफिट ये है कि इसके अंतर्गत किसी भी मतदाता का वोट खराब नहीं जाता, क्योंकि इसने पूरे को एक निर्वाचन क्षेत्र माना है, और एक निर्वाचन क्षेत्र में कई बंदे जीत भी सकते हैं। और इसके अंतर्गत कोई सीमा नहीं है कि 50 प्लस में 1 होना ही चाहिए। ये वाली प्रक्रिया जो है वो भारत के अंतर्गत प्रत्यक्ष चुनाव में प्रयोग में लाई जाती है, और यह प्रक्रिया जो है वो अप्रत्यक्ष। अब बात आती है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होते हैं। तो प्रत्यक्ष चुनाव वो होते हैं जिसे हम सीधे चुनते हैं, लोकसभा के सदस्य को हम सीधा चुनते हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, हम उन्हें सीधा चुनते हैं। और अब बात करें अप्रत्यक्ष की, तो हम राष्ट्रपति को नहीं चुनते, हम राज्यसभा के सदस्य को नहीं चुनते, उनका चुनाव निर्वाचन जो करता है वो प्रत्यक्ष जिसे हम चुनते हैं ना, वही जाके अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की प्रक्रिया करते हैं। इनकी प्रक्रिया में जो है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, सीमित रूप में किया जाता है। वैसे जो जीता वही आगे की प्रक्रिया है वो है भारत में तो है ही, साथ में यूएसए में भी है। और अगर समानुपातिक प्रतिनिधित्व की बात करें तो इसकी जो प्रक्रिया है हमारी वो नीदरलैंड्स में है, और कहाँ पे है, इजराइल में भी है, और भी कई जगह हैं। ये प्रक्रिया यहाँ पे प्रयोग में लाई जाती है। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, चुनाव और प्रतिनिधित्व। इसमें अभी काफ़ी टॉपिक बाकी है। अभी तो हमने सिर्फ एक कहते हैं ना, हमने बेस देखा है इसका कि चुनाव की व्यवस्था कैसी है, इसकी आज हमने तुलना करी है, चुनाव को जाना है कि चुनाव क्या होते हैं। आगे धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे कि कैसे होते चुनाव, चुनाव आयोग क्या होता है, चुनाव आयोग के कार्य, इन सारी चीज़ों की चर्चा आज धीरे धीरे हम करेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैनल को शेयर ज़रूर किया करें, तो क्योंकि नॉलेज वाली वीडियो को शेयर करना चाहिए। इसी के साथ धन्यवाद। रिवीजन जरूर करते रहिए।
एक बार से समझ में ना आए दोबारा वीडियो को देखिए, दोबारा ना आए तो 30 बार देखिए, लेकिन ये जो प्रक्रिया समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ धन्यवाद।